ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटमी क्लास हम फर्स्ट लेंगे, ठीक है। एनाटमी में हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की है दैट वाज अबाउट फंटानेल और पैरानेजल साइनसेस। कल हमने ग्रुप में थोड़ी सी डिस्कशन की है, डेली बेसिस पे उस तरह डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसको ग्रुप में 7-8 MCQs में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड। ओके जी, आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर पासिंग, हेडिंग दे द स्ट्रक्चर्स passing from the base of skull. This is a very important lecture, ठीक है। कि वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो बेस ऑफ द स्कल से पास होती हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल से। अब देखिए, जो स्कल है ना, स्कल, इसके अंदर जनाब हमें केविटीज़ मिलती है। क्या मिलती है? केविटीज़। आप लोग इमेजिन करें कि अगर एनाटमी में हम ऐसी एरिया की बात करते हैं कि वो हमें केविटी जैसा नज़र आता है, उसको हम कहते हैं फोसा। क्या कहते हैं? फोसा। ये हेड एंड नेक एनाटमी का एक पॉइंट है कि वेन एवर देयर इज एनी केविटी इन द स्कल बोन, दैट केविटी विल बी रेफर्ड एज अ फोसा। उसको हम फोसा कहते हैं। ये लेक्चर आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस केविटी को ले लेने जिसमें ब्रेन है, उसको हम कहते हैं क्रेनियल केविटी। कौन सी? क्रेनियल केविटी। तो क्रेनियल केविटी में 3 फोसाज हमें मिलती है। हाउ मेनी? 3। एक हमें फ्रंट से है मिलती है, एक इस केविटी की बैक साइड पे होती है, और एक इस केविटी की बिल्कुल मिडल में होती है। तो वो फोसा जो हमें क्रेनियल केविटी की फ्रंट में मिलती है उसको हम इंटीरियर क्रेनियल फोसा कहते हैं, और जो बैक में होती है उसको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और जो बिल्कुल इन बिटवीन है उसको हम मिडल क्रेनियल फोसास। तो एक पॉइंट ये ज़रूर याद रखें कि देयर आर 3 डिप्रेशन या 3 कैविटीज इज प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी। वन इज इन द फ्रंट, अदर इज इन द बैक, द थर्ड इज इन बिटवीन इंटीरियर एंड ऑफ पोस्टीरियर। तो क्रेनियल फोसा टोटली हाउ मेनी? 3। इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल। अब जो फ्रंट में कैविटी है ना, फिर उन कैविटीज के अंदर ओपनिंग होती है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि ओपनिंग इन द कैविटी, ओपनिंग इन द कैविटीज, दे आर नोन एज, स्पेशली कि अगर फॉर एग्जांपल उन कैविटी जिसको हम फोसा कहते हैं, अगर उसके अंदर हमारे पास कुछ ओपन मतलब ओपनिंग हो, ओपनिंग, तो उस ओपनिंग के ज़रिए हमारे पास कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर पास होगी। वहाँ से क्या पास होगी? डिफरेंट स्ट्रक्चर टू बी पास। अब मेन पॉइंट ये है, अगर एक केविटी है और उस केविटी में अगर ओपनिंग ना होती तो वहाँ से कोई स्ट्रक्चर पास हो सकती थी? नो। स्ट्रक्चर तब पास होगी जब उन केविटीज़ के अंदर क्या होगी? ओपनिंग होगी, होल होंगी। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स याद रखें कि जो क्रेनियल केविटी है उसमें 3 डिप्रेशन है, और हर डिप्रेशन का नाम है फोसा। तो एक डिप्रेशन फ्रंट में है तो उसका नाम है इंटीरियर क्रेनियल फोसा, एक बैक में है तो उसका नाम क्या है, और एक क्या है? मिडल क्रेनियल फोसा। उन तीनों फोसास के अंदर अपने अपने ओपनिंग्स हैं, और उन ओपनिंग्स के ज़रिए कुछ चीज़ें जो है ना उससे क्या होगी? पास होगी। अब हमने ये पढ़ना है कि किन केविटी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होगी। तो पहले आप लोग हेडिंग दे दें इंटीरियर क्रेनियल फोसा, कि व्हाट इज मेंट बाय इंटीरियर क्रेनियल फोसा, और ये हमने पढ़ना है कि इस फोसा से कौन सी स्ट्रक्चर पास होगी। ठीक है, तो हर एक फोसा के लिए हमने 2 हेडिंग्स लिखने हैं। नंबर 1 ओपनिंग, कि इस फोसा के अंदर ओपनिंग कौन सी होगी, और फिर उस ओपनिंग से जो स्ट्रक्चर पास होगी उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग लेके ओपनिंग, इसकी ओपनिंग क्या है? ओपनिंग, और यहाँ पे लेके स्ट्रक्चर टू बी पास्ड, स्ट्रक्चर टू बी पास्ड। Believe me, from this one topic at least 5 MCQs question, ठीक है, in the exam 5 MCQs question, which is very important one। ये टेबल है बुक में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये जनाब देखे, ये स्कल के अंदर या जो क्रेनियल कैविटी है उसका कौन सा पार्ट है? फ्रंट पार्ट है। लेकिन ये फ्रंट पार्ट की बेस पार्ट है, नीचे से। ये तो ऊपर है ना क्रेनियल कैविटी की, और ये कहाँ पे है? नीचे से। और याद रखे, ये कैविटी या ये फोसा जो फ्रंट पे है, ये जहाँ पर मौजूद है उसके साथ वाली बोन को हम स्फीनॉइड बोन कहते हैं। ये किसके साथ है? स्फीनॉइड बोन।
और फिर मोस्ट मीडियली मीन और नज़दीक जो है ना इथमाइड बोन के साथ है, बिल्कुल किसके साथ है, इथमाइड बोन। नाउ क्वेश्चन ये है कि उस इथमाइड बोन के अंदर एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग का नाम है क्रेब्रिफॉर्म प्लेट। उसको क्या कहते हैं, क्रेब्रिफॉर्म प्लेट। नाउ क्वेश्चन ये है कि जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है उसकी जो फ्रंट है, इसकी जो ओपनिंग है ना, उसको हम कहते हैं कि परफोरेशन ऑफ क्रेब्रिफॉर्म प्लेट। एमसीक्यूज है, ठीक है। परफोरेशन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। परफोरेशन इन क्रेब्रिफॉर्म प्लेट, क्रेब्रिफॉर्म प्लेट। और इसके नीचे लिखे कि व्हाट इज क्रेब्रिफॉर्म प्लेट, इट इज अ पार्ट ऑफ इथमाइड बोन। ये किस बोन का पार्ट है, इथमाइड बोन। इथमाइडल बोन का एक पार्ट है जिसको हम क्रेब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। और इस क्रेब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर ओपनिंग है जिसको हम परफोरेशन कहते हैं। और इस ओपनिंग से एक क्या पास होगी, स्ट्रक्चर पास होगी। एंड द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर वाज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व व्हिच इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी नर्व। कल हमने नर्व्स के बारे में बातें की थी ना, तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, ओल्फैक्टरी नर्व। तो ओल्फैक्टरी नर्व ये सेंस ऑफ किसके लिए है, स्मेल के लिए है। तो भाई ब्रेन से लेके अगर एक चीज़ नोज तक आती है तो उसने इस केविटी से निकलना होगा कि नहीं। एमसीक्यूज ये है कि ओल्फैक्टरी नर्व ब्रेन से नोज तक जब आती है तो वो स्कल बोन के अंदर किस बोन से जाकर गुजरेगी, इथमाइडल बोन की पार्ट से, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्रिफॉर्म प्लेट। और ये क्रेब्रिफॉर्म प्लेट इस केविटी की किस फोसा का पार्ट है, इंटीरियर फोसा का पार्ट है। क्लियर है। आप लोगों को कैसे याद रहेगा, जो नोज है, नोज ये फ्रंट में है या बैक में है, फ्रंट, तो दैट इज इंटीरियर साइड। उसको आने वाली नर्व भी किस फोसा से जाएगी, इंटीरियर। और ये नोज है ओल्फैक्टरी नर्व के लिए, तो इस नोज के बिल्कुल बीच में कौन सी बोन है, इथमाइड। तो इथमाइडल बोन से जो है ना होते हुए ओल्फैक्टरी नर्व नोज तक पहुंचेगी बाय द हेल्प ऑफ विच प्लेट, क्रेब्रिफॉर्म प्लेट। तो यहाँ पे एमसीक्यूज ऐड करें कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर आएगी दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी नर्व। एंड यू पीपल नो ओल्फैक्टरी नर्व इज अ नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ये किसके लिए है, सेंस ऑफ स्मेल। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बंदा आ जाए। अब देखें, थोड़ा सा आसान कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है ना, इसमें ज़्यादा जो है ना बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन देखें अगर इसका हाथ है ना, फॉर एग्जांपल थोड़ा इस तरह डिप्रेस करें, इसका हाथ ऐसा, तो ये डिप्रेशन है कि नहीं, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं फोसास। क्या कहते हैं, फोसा। तो एक इस केविटी की फ्रंट में फोसा है, एक दरमियान में है और एक बैक साइड पे है। ये इसका अपर पार्ट है और ये इसका क्या है, लोअर पार्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोअर पार्ट है वो इस स्कल बोन का बेस बनाता है, बेस ऑफ द स्कल में ये फोसास होते हैं। अब अगर ये फोसा मुझे फ्रंट से नजर आती है तो ये कौन सी फोसा है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा। अब मेन पॉइंट ये है कि इस इंटीरियर क्रेनियल फोसा में जब हम देखते हैं तो यहाँ से इस तरह, जो मेरी ये उंगली है ना, ये जनाब एक बोन है जो इस फोसा तक आया है। एंड दिस बोन इज कॉल्ड इथमाइडल बोन। ये कौन सा है, इथमाइडल। लेकिन इथमाइडल बोन का वो पार्ट जो इस फोसा का प्रॉपर हिस्सा बनता है उसको क्रेब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखें, क्रेब्रिफॉर्म प्लेट इज अ पार्ट ऑफ इथमाइडल बोन। और उस क्रेब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर एक सुराख है, परफोरेशन है, जहाँ से कौन सी नर्व गुजरेगी, ओल्फैक्टरी नर्व गुजरेगी। तो एक एमसीक्यूज ये है, ओल्फैक्टरी नर्व इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। It will be passes from which fossa, interior cranial fossa, through which plate, cribriform plate, which is the part of ethmoidal bone. Next MCQs. A patient brought to the emergency after road traffic accident and the person has a forceful trauma to the base of skull, and on examination the patient is semi-conscious, and upon investigation there is fracture to the ethmoidal bone, especially at cribriform plate. Which one of the following structure is most likely to be damaged in this person? Answer is olfactory nerve. ठीक है। तो जब क्रेब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर फ्रैक्चर आ जाए, वहां से जो चीज गुजरेगी उसकी डैमेज होने की चांसेस तो ज्यादा होगी। तो क्रेब्रिफॉर्म प्लेट से क्या चीज गुजरती है, आंसर इज olfactory nerve। तो अगर एक बंदा है उसको क्रेब्रिफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर हुआ था 3 साल पहले, लेकिन अब वो आया है हॉस्पिटल में और वो कहते हैं कि मुझे किसी चीज की स्मेल का अंदाजा नहीं होता। इसका मतलब अगर एक बंदा है उसको लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन है, तो आप लोग एज अ डॉक्टर ये बात ज़रूर पूछेंगे कि ये मसला आपको तो तब से नहीं है, आपने रिसेंटली कहीं पे एक्सीडेंट तो नहीं किया है,
अगर वो कहे कि मेरी एक्सीडेंट हुई थी और ये पूरा बोन मेरा फ्रैक्चर हुआ था, तो उस लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन की एक वजह फ्रैक्चर टू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट भी हो सकती है। क्लियर है? तो दीज आर द स्ट्रक्चर टू बी इम्पोर्टेंट। जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ओपनिंग है और उसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जिससे किया जाता है ओल्फैक्टरी। फिर हम आते हैं दूसरे फोसा की तरफ, जिसका नाम है मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा, फर्स्ट क्रेनियल फोसा इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, ओके। अब आते हैं जनाब मिडल क्रेनियल फोसा। जो इन बिटवीन इंटीरियर और पोस्टीरियर फोसा है, उसके दरमियान जनाब एक और कैविटी है जिसको हम मिडल क्रेनियल फोसा कहते हैं। इसके अंदर जनाब कुछ ओपनिंग्स मिलती है। द फर्स्ट ओपनिंग इज कॉल्ड ऑप्टिक कैनाल। पहले वाले को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक कैनाल। ये ऐसा ओपनिंग होता है ना, जब उसको डॉक्टर देखते हैं तो इसको ऐसा लगता है जिस तरह एक रास्ता है अंदर की तरफ गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल क्या है? इट इज द ओपनिंग इन विच कैविटी फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा। और इस ऑप्टिक कैनाल से दो चीजें गुजरेगी। द मोस्ट इंपोर्टेंट इज ऑप्टिक नर्व। इधर से क्या गुजरेगी? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। तो अगर ब्रेन से ऑप्टिक नर्व आई तक आती है तो उसने स्कल बोन को क्रॉस करना होगा कि नहीं? देखें, ये दो मार्कर है, एक ओल्फैक्टरी नर्व है और एक ऑप्टिक नर्व है। इस नर्व ने जाकर नोज को सप्लाई करना है, इस नर्व ने जाकर आइस को सप्लाई करना है, लेकिन दोनों ब्रेन से होते हुए आएंगे। तो इस ओल्फैक्टरी नर्व का जो रास्ता है ब्रेन से नोज की तरफ, वो किस फोसा से है? इंटीरियर क्रेनियल फोसा से। लेकिन इस ऑप्टिक नर्व है, ये कहां से गुजरेगी? मिडल क्रेनियल फोसा। ये किस ओपनिंग से गुजरेगी? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की ओपनिंग से। और ये कहां से? ऑप्टिक कैनाल से। ऑप्टिक इज द वर्ड यूज फॉर आई। तो ऑप्टिक कैनाल है तो उससे नर्व भी कौन सी जाएगी? ऑप्टिक नर्व जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग लेके ऑप्टिक नर्व, स्ट्रक्चर टू बी पास्ट में ऑप्टिक नर्व नंबर 1। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप लोग न्यूरो सर्जरी में जाएंगे, ठीक है, और एक सर्जन सर्जरी करता है और वो इस मिडल क्रेनियल फोसा में सर्जरी करता है, तो उसको ऑप्टिक कैनाल में न कि सिर्फ ऑप्टिक नर्व नजर आएगी, बट इस ऑप्टिक नर्व के साथ साथ एक आर्टरी भी वहां से गुजरती है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो देखिए, ऑप्टिक कैनाल की जो कंटेंट है वो एक है कि दो? वो दो है। कौन कौन सी? ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये दोनों याद रखें। ऑप्थेल्मिक आर्टरी विल सप्लाई इनटू द आईज, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिक आर्टरी सामने ब्रैकेट में लेके इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये किस ब्रांच है? किस आर्टरी की ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी कम फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा इज अ पार्ट ऑफ एओर्टा विच कम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब इधर देखें, हाँ, अगर आप लोगों को कोई ये सवाल पूछे व्हाट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, आंसर इज रेटिना। इसको क्या कहते हैं? रेटिना। जो सबसे पीछे पार्ट है ना आई की, जिस पे हम इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना को ब्लड देने वाला आर्टरी इज कॉल्ड रेटिनल आर्टरी। उसको क्या कहते हैं? रेटिनल आर्टरी। लेकिन इसका जो पूरा नाम है दैट इज कॉल्ड CRA, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी विल गिव ब्लड सप्लाई टू विच पार्ट ऑफ द आई? रेटिना। अब देखे, ब्लड जो पंप होती है ना हार्ट से, वो किस वेंट्रिकल से? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आयोटा। आयोटा की आर्च ऑफ एओर्टा से क्या निकलेगी? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी कितने में डिवाइड होगी? दो, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल। जो इंटरनल कैरोटिड है वो जाकर कौन सी ब्रांच देगी? ऑप्थेल्मिक आर्टरी। एन ऑप्थेल्मिक आर्टरी विल गिव अ ब्रांच इन द आई विच इज कॉल्ड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी विच विल गिव ब्लड टू द रेटिना। तो इस लेक्चर से आप लोगों को ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना भी समझ आ गई। देखे, दिस सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ internal carotid artery which is a branch of common carotid artery come from arch of aorta and it come from left ventricle। क्लियर है? तो ये है जनाब ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना। लेकिन इस क्लास में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई जो मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर एक ओपनिंग है उसका नाम है ऑप्टिक कैनाल।
वहां से दो स्ट्रक्चर पास होगी, एक नर्व होगी और एक आर्टरी। द आर्टरी इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड द नर्व इज ऑप्टिक नर्व। क्लियर है? तो ये जनाब एक ओपनिंग है। अब मिडल क्रेनियल फोसा, इधर देख यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दो। अगर ये जनाब स्कल है ना, स्कल, तो इस स्कल के अंदर आप लोगों को बताया था इस तरह कुछ डिप्रेशन मिलती है हमें, और दीज डिप्रेशन आर कॉल्ड फोसास। सूचर्स अलग चीज है, सूचर्स को हम सल्साई और जायराई अलग चीज है, ठीक है। सूचरिंग मीन इट इज द कनेक्शन बिटवीन स्कल बोन्स, स्कल बोन्स के दरमियान आपस की फ्यूजन को क्या कहते हैं? सूचरिंग कहते हैं। मैं कहता हूँ जो बेस ऑफ द स्कल है इसके अंदर डिप्रेशन केविटीज पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फोसास कहते हैं। इधर देखिए स्कल इस तरह होता है, इस तरह, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसे याद करें, तो ये एक फोसा है, ये एक फोसा है और इसके दरमियान एक फोसा है। सो दिस इज कॉल्ड इंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये कौन सी है? मिडल। और ये क्या है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इस तरह है ना। जो इंटीरियर फोसा है ना, इधर इसके अंदर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है विच इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ द क्रेब्रिफॉर्म प्लेट, और यहाँ से कौन सी चीज गुजरेगी? अल्फैक्टरी नर्व। ये जनाब मैंने अभी जो पढ़ाया है ये ओपनिंग क्या है? ये ऑप्टिक कैनाल है। यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाएगी और ऑप्थेल्मिक आर्टरी जाएगी। लेकिन मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे 5 ओपनिंग होती है, ये एमसीक्यूज याद रखें। जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है उसमें कितनी ओपनिंग है? एक। मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर 5 ओपनिंग होती है, ठीक है। तो उनमें से एक ओपनिंग हमने पढ़ी है विच इज ऑप्टिक कैनाल। सेकंड ओपनिंग आप लोग लेके किस में को होते हैं? उसको कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल कैनाल। इसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर भी कहते हैं और ओपनिंग भी कहते हैं। आप लोग ओपनिंग लेके सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग, ये इसका जो है ना क्या है? सेकंड ओपनिंग है। किस फोसा के अंदर? मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर। इस सुपीरियर ऑर्बिटल कैनाल या इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर से कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर पास होगी। द फर्स्ट वन इज थर्ड क्रेनियल नर्व विच इज अक्यूलोमोटर नर्व। आप लोगों को कल मैंने लिस्ट बताया था ना, पहला वाला अल्फैक्टरी नर्व था, दूसरा ऑप्टिक और तीसरा अक्यूलोमोटर। तो अक्यूलोमोटर जनाब कहाँ से गुजरेगी? सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग से। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें कि यहाँ से जनाब जो नया स्ट्रक्चर पास होगा दैट इज अक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। फिर इस सेम ओपनिंग से एक और नर्व भी जाएगी विच इज कॉल्ड ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर इज अगेन फोर्थ नर्व, विच इज कॉल्ड फोर्थ नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। ये भी इस ओपनिंग से इस नर्व के साथ ही जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज याद रखे, फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ की बारी है, लेकिन फिफ्थ यहाँ से नहीं जाएगी। यहाँ से जनाब जो तीसरी नर्व जाएगी वो सिक्स्थ नर्व होगी विच इज एब्ड्यूसेंस नर्व। वो कौन सी नर्व है? एब्ड्यूसेंस। तो देखिए कल का जो लेक्चर मैंने लिया था ओनली द नेम, दे आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। यू पीपल शुड नो द नेम्स ऑफ द नर्व्स, ठीक है। तो देखिए हाउ मेनी नर्व्स आर पासिंग फ्रॉम सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग? 3। कौन कौन सी? थर्ड, फोर्थ और सिक्स। ये तीनों के तीनों नर्व कौन कौन सी फिर बताए? थर्ड, फोर्थ और सिक्स। ये तीनों के तीनों नर्व ओनली सप्लाइड द मसल्स ऑफ द आईज। ये तीनों के लिए किसके लिए है? मसल्स ऑफ द आईज के लिए है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना याद रखे कि दीज 3 नर्व विल सप्लाई मसल्स ऑफ द आईज, याद रखे। तो अगर ये एक ही जगह पे जाएंगे, आईज को जाएंगे, तो उसकी जो ओपनिंग है वो भी क्या होगी? सेम होगी। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऑर्बिट इज द वर्ड यूज फॉर आई। जिस सॉकेट के अंदर आइस पड़ी है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो आइस के जो नर्व है वो भी उस जगह से जाएगी जिसमें ऑर्बिटल का वर्ड हो। ये देखिए सेंस बनाता है ना, ऑर्बिट आई को कहते हैं ना। तो आप लोगों को अगर ये पता है कि थर्ड, फोर्थ और सिक्स नर्व ये किस जगह की मसल को सप्लाई करेंगे? आई। इसकी जो ओपनिंग है वो भी आई के हिसाब से ऑर्बिटल ओपनिंग होगी। क्लियर है? ओके, आप लोगों ने लिखना नहीं है, सिर्फ सुन ले, आगे पढ़ेंगे लेकिन ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज आई, दिस इज फॉर एग्जाम्पल नोज एंड दिस इज आई। अब इधर देखें, ये अपर आईलिड है और ये क्या है? लोअर आईलिड है, ठीक है। अब अपर आईलिड और लोअर आईलिड जहां पे मिलते हैं ना एक दूसरे के साथ, इसको हम कहते हैं केंतस। इसको क्या कहते हैं मेडिसिन में? केंतस कहते हैं।
अपर आईलिड और लोअर आईलिड जिस पॉइंट पे आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, कैंथस कहते हैं। तो अपर आईलिड इधर भी मिले हैं और अपर और लोअर आईलिड इधर भी मिले हैं, दोनों जगहों पे मिले हैं, लेकिन ये वाली जगह बॉडी की तरफ ज्यादा नजदीक है, तो जो नोज के साथ जंक्शन है उसको मीडियल कैंथस कहते हैं और इसको लेटरल कैंथस कहते हैं। क्लियर है। इस लेटरल कैंथस में यहाँ पे एक मसल होता है जिसका नाम है लेटरल रेक्टस। इसका नाम क्या है, लेटरल रेक्टस। तो इसमें कौन सा होगा, मीडियल रेक्टस होगा। यहाँ पे होगा सुपीरियर रेक्टस और यहाँ पे क्या होगा, तो देयर आर 4 रेक्टाई मसल आई के अंदर। हाउ मेनी रेक्टाई, 4। सुपीरियर रेक्टस, नीचे इंफीरियर रेक्टस, बाहर लेटरल रेक्टस, अंदर मीडियल रेक्टस। और यहाँ पे इस सुपीरियर रेक्टस के साथ एक ओब्लिक मसल है जिसको कहते हैं सुपीरियर ओब्लिक मसल। तो नीचे क्या है, इंफीरियर ओब्लिक। लेकिन लेटरल ओब्लिक मीडियल ओब्लिक नहीं होता। ओब्लिक मसल्स आर 2 लेकिन रेक्टस मसल आर 4। बात समझ आ गई कि नहीं। एक पॉइंट याद रखें, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, देखें मैंने व्हाट इज दिस, सुपीरियर रेक्टस, ये क्या है इंफीरियर रेक्टस, ये क्या है मीडियल रेक्टस। बात क्लियर है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और IO स्टैंड फॉर इंफीरियर ओब्लिक। ये क्या है, इंफीरियर ओब्लिक। सब बताए। SR स्टैंड फॉर सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड these 4 मसल टुगेदर सप्लाइड बाय थर्ड नर्व। ये कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, थर्ड नर्व, विच इज कॉल्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑप्टिक के बाद सेकंड, ये तो सेकंड में आता है ऑप्टिक। थर्ड नंबर कौन सी है, ऑक्यूलोमोटर। इधर देखिए कौन सी मसल रह गई है, सुपीरियर ओब्लिक SO4। ये कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, 4th। सुपीरियर ओब्लिक इज सप्लाइड बाय 4th नर्व। और क्या रह गया है, LR मीन लेटरल रेक्टस, LR6। ये कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, 6th नर्व। इसका मतलब जो आई के अंदर मसल है उसमें से एक मसल 4th नर्व सप्लाई करेगी जिसका नाम है सुपीरियर ओब्लिक, और एक ही मसल है जो 6th नर्व सप्लाई करेगी उसका नाम क्या है, लेटरल रेक्टस। बातें समझ आ रही कि नहीं। लेटरल रेक्टस मसल कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, 6, और जो सुपीरियर ओब्लिक है वो 4। इन दोनों के अलावा रिमेनिंग जितने भी आईज के मसल है दे आर इनर्वेटेड बाय थर्ड नर्व। सो द मेजर नर्व which supply most of the muscle in the eye is a third nerve, वो ऑक्यूलोमोटर नर्व है। बात क्लियर है। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनकी डैमेज से कौन कौन सी प्रॉब्लम बंदे को आएगी, ठीक है। लेकिन अब देखिए आप लोग को एक आसान बात बता रहा हूँ। यहाँ पे जो रेक्टस है वो कौन सा है, मीडियल रेक्टस, और ये क्या है, ये लेटरल रेक्टस चाहता है ना कि मैं इस आई के अंदर जो ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक, इसको बाहर की तरफ खींचूं। लेकिन जो मीडियल रेक्टस है वो चाहते हैं कि उसको मैं अंदर की तरफ खींचूं। तो जितना मीडियल रेक्टस अंदर की तरफ खींचेगा और लेटरल रेक्टस बाहर की तरफ, तो दोनों का इफेक्ट क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर एक +2 से बाहर खींच रहा है तो दूसरा -2 से अंदर खींचेगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, इक्वल 0 होगा। इसलिए नॉर्मल आईज में जो ब्लैक पार्ट है वो सेंटर में होता है। वो कहाँ पे होता है, सेंटर। अब आप ऐसा करें, एक बंदा है उसकी आईज आपने देख ली है और उसका जो ब्लैक पार्ट है वो इधर अंदर पे आ गया है, अंदर, तो कौन सा मसल खराब है, जो कहते हैं मीडियल, वो हाथ खड़ा करे। मैं कहता हूँ एक आईज है उसकी जो ब्लैक पार्ट है वो अंदर की तरफ आई है, इसका मतलब ये है कि जो बाहर खींचने वाला बंदा था वो काम नहीं कर रहा। बात समझ आ गई कि नहीं। इधर देखे, ऐसा आईज जिसमें ब्लैक पार्ट अंदर की तरफ आया हो तो विच मसल इज गॉन, और उस बंदे को आपने बताना है कि आपकी 6th नर्व काम नहीं करती। लेटरल रेक्टस सप्लाइड बाय 6th नर्व, और ऐसे आईज को हम कहते हैं स्क्वेंट आई। क्या कहते हैं, स्क्वेंट। स्क्वेंट का नाम सुना है कि नहीं, इसको स्क्वेंट आईज कहते हैं। और अगर बाहर की तरफ गया है तो कौन सी नर्व खराब है, मीडियल रेक्टस खराब है, और मीडियल रेक्टस इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व। तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन 3 nerves in the whole cranial nerves are mainly innervated the muscles of eyes, 3rd number nerve, 4th number nerve and 6th. In these 3 nerves are passing from the same opening which is called superior orbital opening. और ये superior orbital opening कहाँ पे है, present in the middle cranial fossa. क्लियर है। तो अभी तक हमने मिडल क्रेनियल फोसा में कितनी ओपनिंग पढ़ी है, 2 ओपनिंग पढ़ी है। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट
इसमें जो थर्ड फोरामेन है या जो थर्ड ओपनिंग है, इसमें जनाब इससे जो चीज़ गुजरेगी दैट इज नोन एज ओके। और यहाँ से एक और फोर्थ नर्व जो है ना, फिर हमने बीच में एक नर्व छोड़ी है दैट इज कॉल्ड, हाँ जी, ट्रोक्लियर नर्व। नहीं देखिए, फर्स्ट नर्व तो हमने कहाँ से गुजारी है, फर्स्ट नर्व करीब प्लेट से। सेकंड नर्व कहाँ से गुजरी है, ऑप्टिक कैनाल से। जो थर्ड फोर्थ और सिक्स है वो सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग से गई है। तो बीच में से कौन सी नर्व गई, ट्राइजेमिनल नर्व। जो फिफ्थ नर्व है अब इसकी बारी है। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व दे विल आस्क इन द एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब आप लोग कहोगे कि ये एमसीक्यूज में क्यों आता है, द रीजन इज कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है दे हैव 3 ब्रांचेस। इसकी कितनी ब्रांचेस है, 3। और उन 3 ब्रांचेस के लिए जरूरी है कि वो डिफरेंट ओपनिंग से जाएगी। तो ट्राइजेमिनल नर्व एक नर्व होते हुए कितने नर्व एरिया से पास होगी, 3 एरिया। उसका जो पहला डिवीजन था, याद है किसी को, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ऑप्थेल्मिक ब्रांच या ऑप्थेल्मिक डिवीजन इस सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से जाएगी। ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ CN5 का मतलब क्या है, क्रिनियल नंबर 5 विच इज ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये देखिए, ये तीनों मसल, ये तीनों नर्व किस मसल को सप्लाई करेगी, आई के अंदर। तो ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक डिवीजन भी आई की तरफ जा रही है, वो किस एरिया से जाएगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। फिर इसके बाद जनाब थर्ड नंबर ओपनिंग लिखे, थर्ड, कि इस मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर जो थर्ड नंबर ओपनिंग है उसको हम कहते हैं फोरामेन रूटेंडम। ये इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं फोरामेन रूटेंडम। फोरामेन का मतलब क्या है, ओपनिंग को कहते हैं, होल को कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फोरामेन रूटेंडम। फोरामेन रूटेंडम इज वन ऑफ द होल इन द मिडल क्रेनियल फोसा, जहां से जनाब ट्राइजेमिनल नर्व की दूसरी ब्रांच गुजरेगी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिलरी डिवीजन। कल मैंने बताया था ना, एक ऑप्थेल्मिक डिवीजन है तो एक मैक्सिलरी है और एक मैंडिबुलर है। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन तो यहाँ से पास हो गई ना, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से, लेकिन जो मैक्सिलरी डिवीजन है वो कहाँ से जाएगी, फोरामेन रूटेंडम से। तो यहाँ पहले के मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ अगेन क्रेनियल नर्व नंबर 5 विच इज ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और लास्ट में जनाब इसके साथ एक और भी ओपनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल। उसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन ओवेल। अब फोरामेन ओवेल इज आल्सो प्रेजेंट इन द हार्ट, वो अलग चीज है। जो राइट एट्रियम से ब्लड शंट करता है लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन दिस इज द फोरामेन ओवेल। पता है इसको फोरामेन ओवेल क्यों कहते, ओवेल वाज अ पर्सन, उसने वो होल हार्ट में भी मालूम किया था और इसने इधर स्कल में भी मालूम किया था, इसलिए उसको अपने नाम दिए है ताकि लोगों को कंफ्यूज करे, ठीक है ना। तो ये क्या है, फोरामेन ओवेल। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है फोरामेन ओवेल। और फोरामेन ओवेल से जनाब कौन सी ब्रांच गुजरेगी, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ CN5। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज है सारे कि भाई जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी 3 ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच डिफरेंट ओपनिंग से पास होगी। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि all trigeminal nerve branches, all they will be passed from which cranial fossa, interior, middle या posterior, middle, we are talking about middle cranial fossa। जो भी ये सारे ओपनिंग है ये किसके अंदर आती है, मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर आती है, ठीक है, ओके। अब देख, अगर यहाँ पे एक नमूने के है कि सर रूम इज ओपन या सर रूम ओपन, ठीक है, नंबर 1, या स्टैंडिंग रूम्स ओनली, इन दोनों में कोई भी याद रखो। एक है सर रूम ओपन या सर रूम ओपन है, यस रूम स्टैंडिंग रूम ओनली। इसका मतलब यह है कि ये 3 वर्ड है, सर रूम ओपन। इसका मतलब कि ये हम पढ़ते हैं CN5 के लिए, ट्राइजेमिनल नर्व नंबर 5, उसकी कितनी ब्रांचेज है, 3। तो अगर उसकी हम ब्रांच पढ़ेंगे, पहला वो कौन सा है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन या ऑप्थेल्मिक ब्रांच, इट विल बी पासेस फ्रॉम सर एस, सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग। ये कहाँ से पास होगी, सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग, यहाँ से जाएगी क्या, नहीं। लेकिन अगर हम किस डिवीजन की बात करेंगे,
मैक्सिलरी जो सेकंड है इट विल गोज फ्रॉम फोरामिन आर्मिन रूटेंडम, ये कहाँ से जाएगी? रूटेंडम से जाएगी। फोरामिन तो ओपनिंग है ना, लेकिन आर का मतलब क्या है? रूटेंडम। लेकिन अगर हम आखिर वाली बात करेंगे दैट इज मैंडिबुलर, तो वो ओपनिंग ओवेल से जाएगी, ओ से जाएगी। तो सर रूम ओपन विल हेल्प यू टू रिमाइंड द ओपनिंग फ्रॉम वेयर 3 ब्रांचेज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पास। ये बात समझ आ गई? तो ये साइड पे लेके सर रूम ओपन, तो सर में जो एस है सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, यहाँ से क्या जाएगी? ऑप्थेल्मिक डिवीजन। जो रूम में आर है इट इज रोटेंडम, यहाँ से क्या जाएगी? मैक्सिलरी डिवीजन। और जो ओपन में ओ है इट इज ओवेल फोरामिन, जहाँ से मैंडिबुलर ब्रांच जाएगी। आसान होगा कि नहीं? बहुत आसान है। तो अगर आप लोगों ने सर रूम ओपन याद रखना है या स्टैंडिंग रूम ओनली, तो दोनों एस आर ओ बस ये याद रखना है। क्लियर है? ये पॉइंट्स बहुत कॉमनली क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए इसको आप लोगों ने याद रखना है। फिर आते हैं जनाब, इस मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर एक और होल होता है जिसका नाम है फोरामिन स्पाइनोसम। इसका नाम क्या है? फोरामिन स्पाइनोसम। फोरामिन स्पाइनोसम, फोरामिन स्पाइनोसम। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम की जो कॉपी पेस्ट एमसीक्यू जो ग्रुप में शो करूंगा कि इससे क्वेश्चन किस तरह आते हैं। ठीक है, फोरामिन स्पाइनोसम भी एक ओपनिंग है किस फोसा के अंदर? मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर। यहाँ से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास होती है दैट इज आर्टरी, और दैट आर्टरी इज कॉल्ड मिडल मेनिंजियल आर्टरी। यहाँ से क्या पास होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। दिस मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी। जो आर्टरी मैक्सिला को सप्लाई करती है ना, उसकी ब्रांच है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और ये ब्रेन की तरफ जाती है। तो ये कहाँ से जाकर गुजरेगी? फोरामिन स्पाइनोसम से गुजरेगी। तो अगर कोई बंदा आप लोगों से पूछे कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी। और मैक्सिलरी आर्टरी इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वो कहाँ से आती है? एक्सटर्नल कैरोटिड। और एक्सटर्नल कैरोटिड कम फ्रॉम कॉमन कैरोटिड एंड इट इज कम फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें बहुत आसान कंसेप्ट के साथ। इधर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है इस तरह, फॉर एग्जांपल सीएनएस हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अगर ये ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड ऑफ हाइंड ब्रेन, और इसके बाद जनाब इस तरह ब्रेन जब खत्म होता है तो इसके बाद स्टार्ट होता है स्पाइनल कार्ड, मतलब ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस जिसको कहते हैं। अब इधर देखें, इस ब्रेन के साथ बिल्कुल टच जुड़ा हुआ एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। इसको क्या कहते हैं? पाया मैटर। इसको कुछ लोग पिया मैटर भी कहते हैं, नाम सुना है ना? ब्रेन के न कि सिर्फ ब्रेन के साथ बल्कि स्पाइनल कार्ड के साथ, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम इकट्ठा सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं कह सकता हूँ कि कवरिंग एग्जैक्टली अटैच टू द सीएनएस मैटर इज कॉल्ड पिया मैटर। इसको हम क्या कहते हैं? पिया मैटर, PIAMATTER, पिया मैटर या पाया मैटर। फिर एक और लेयर होता है जो इस पाया मैटर के अराउंड फिर जो है ना कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एराक्नाइड मैटर। इसको क्या कहते हैं? एराक्नाइड मैटर। ये नाम शायद आप लोगों ने सुने हो। दैट इज कॉल्ड विच मैटर? एराक्नाइड मैटर। इस एराक्नाइड मैटर के एक्स्ट्रा भी बाहर भी एक क्या होता है? लेयर होता है विच इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। इसका नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। फिर इस ड्यूरा मैटर के बाहर स्कल बोन्स आते हैं। फिर क्या आते हैं? तो अगर ब्रेन है तो ड्यूरा मैटर के बाहर क्या है? स्कल बोन्स है, और अगर स्पाइनल कार्ड है तो उसके बाहर वर्टेब्रास आते हैं, क्योंकि स्पाइनल कार्ड तो नीचे होता है ना, तो वो स्कल से नीचे आता है, तो वो किसने प्रोटेक्ट किया है? वर्टेब्रल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया है। तो देखे, ब्रेन इज सराउंडेड बाय मेनली 3 layers along with spinal cord. The layer which is outside that is called dura mater. इसका नाम क्या है? dura mater. The layer after dura mater is called arachnoid matter. Arachnoid matter. और the layer which is adherent या attached to the brain and spinal cord is called pia matter. तो यार ये सुन ले कि यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ड्यूरा मैटर प्लस अराक्नाइड मैटर प्लस पाया मैटर कंबाइंडली टुगेदर इज कॉल्ड मेनिंजीज। इसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजीज। और इनकी इन्फ्लेमेशन को हम फिर मेनिंजाइटिस कहते हैं।
क्लियर है? इसका मतलब ये है कि मेनिंजेस आर द कवरिंग ऑफ सीएनएस, मेनिंजेस आर द कवरिंग ऑफ सीएनएस। अब इधर देखे ये कौन सा मैटर है, एनीवन? ड्यूरा मैटर। और ये कौन सा है? अब इधर देखे इस ड्यूरा के ऊपर फिर क्या आते हैं? स्कल बोन्स है। ये स्कल बोन और इस ड्यूरा के दरमियान एक स्पेस है कि नहीं? लेकिन ये स्पेस ड्यूरा से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर। तो इस स्पेस का नाम है एपीड्यूरल स्पेस। इसको क्या कहते हैं? एपीड्यूरल स्पेस, द स्पेस अबव ड्यूरा। एपी मीन अबव, एपीड्यूरल स्पेस। और ये स्पेस ड्यूरा मैटर से नीचे है तो इसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ड्यूरल। ये कौन सा मैटर है? अराकनाइड। ये इसके नीचे है ना, तो इसको सब अराकनाइड स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर सीएसएफ होता है। इसके अंदर क्या होता है? सीएसएफ। सीएसएफ प्रेजेंट इन विच स्पेस? सब अराकनाइड स्पेस। ये कहाँ पे होता है? ड्यूरा के ऊपर। ये ड्यूरा है ना, इसके ऊपर स्पेस का नाम क्या है? एपीड्यूरल। ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल। और ये अराकनाइड है तो इसके नीचे सब अराकनाइड। ये कौन सा है? सब अराकनाइड। तो सीएसएफ कहाँ पे होता है? सब अराकनाइड स्पेस में। ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, मुझे आप लोगों ने हेल्प करना है। इधर देखें, यहाँ पे एक मैं छोटी सी वेसल्स को बना रहा हूँ। ये एक वेसल है कि नहीं? ये भी एक वेसल है, ये भी जनाब एक वेसल है। अब इधर देखें, और ये भी क्या है? कुछ जनाब वेसल्स है। दिस स्पेस इज कॉल्ड, सब बताए, एपीड्यूरल स्पेस। दिस वन सब अराकनाइड। हर स्पेस के अंदर अपने अपने वेसल्स होते हैं। लेकिन जो मेन एमसीक्यूज पॉइंट है कि अगर ये एक वेसल है, इस तरह ये एक वेसल है, फॉर एग्जांपल ये वेसल रप्चर हो जाए, टीयर हो जाए, तो इससे ब्लीडिंग होगी कि नहीं? और जब ये वेसल रप्चर होकर ब्लीड करेगा और इससे ब्लड बाहर निकलेगा, दैट ब्लड आउटसाइड द वेसल बिकम क्लॉट। वो क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा, मुंजमद हो जाएगा। ऐसा ब्लीडिंग जिसमें वेसल से ब्लड निकल कर बाहर क्या हो जाए? क्लॉट हो जाए। दिस क्लॉटेड ब्लड इज कॉल्ड हीमाटोमा। इसको क्या कहते हैं? हीमाटोमा। तो अगर ये क्लॉट जनाब इस स्पेस में बन गया, द आंसर विल बी एपीड्यूरल हीमाटोमा। और अगर इधर बन गया, सब ड्यूरल हीमाटोमा। लेकिन सब एरेक्नाइड हीमाटोमा नहीं हो सकता। ये एमसीक्यूज है। सब एरेक्नाइड हीमोरेज होता है। क्या होता है? सब एरेक्नाइड हीमोरेज। द रीजन इज ये हीमाटोमा इसलिए बनता है कि यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेसल है। यहाँ पे हीमाटोमा इसलिए बनता है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेसल है। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा स्पेस है? सब अराकनाइड स्पेस। यहाँ पे अगर ब्लीडिंग होगी तो वो किसके साथ मिलेगी? सीएसएफ। और सीएसएफ इटसेल्फ इज अ फ्लूइड, तो वो ब्लड को मुंजमद होने से बचाएगा। इसलिए सीएसएफ की वजह से सब अराकनाइड स्पेस के अंदर हीमाटोमा नहीं बनती, उसमें हीमोरेज होता है। बात क्लियर है? अब इधर देखें, एमसीक्यूज मेरा ये है कहने का मतलब इसके साथ जो आता है कॉमन एमसीक्यूज कि भाई जो वेसल किस स्पेस में ब्लीड करेंगे? एपिड्यूरल स्पेस में। दीज वेसल्स आर मेनली आर्टरीज। ये क्या होती है? आर्टरीज। और जो वेसल कहाँ पे ब्लीड करती है? सब ड्यूरल स्पेस में। दीज आर यूजुअली वेन्स। ये क्या होती है? वेन्स। अब आर्टरी और वेन ये दोनों वेसल्स है, लेकिन आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। तो अगर दो बंदे हैं, एपिड्यूरल स्पेस बंदा और सबड्यूरल स्पेस हीमाटोमा, किस में ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी? एपिड्यूरल, क्योंकि उसमें आर्टीरियल ब्लीडिंग है, उसमें ज्यादा ब्लड जो है ना जाएगी। So the emergency regarding hematoma is epidural hematoma is a emergency as compared to subdural hematoma. Clear है? Now MCQs ये है कि किस hematoma के अंदर bleeding arterial है, artery से हो रही है, epi और sub, epidural, और वो life threatening है, वो बंदे को मरवा सकता है, डेथ करा सकता है। और MCQs ये है कि अगर एक बंदा है वो epidural space के साथ आया है ब्लीड में, तो उसकी जो आर्टरी से क्या हो रही है? ब्लीड। वो मोस्ट कॉमनली 99.9% में कौन सी आर्टरी से होगी? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये एमसीक्यूज है। सो दिस मिडल मेनिंजियल आर्टरी रन इन द एपिड्यूरल स्पेस। ये कहाँ पे रन करती है? एपिड्यूरल स्पेस। और दिस इज द कॉमन आर्टरी विच इज ब्लीड इन विच हेमाटोमा? एपिड्यूरल हेमाटोमा। तो ये एक पॉइंट जो आप लोगों को इतना समझाया है, दिस इज द क्वेश्चन। आप लोगों को एक पॉइंट समझ आना चाहिए, शायद किसी को पता हो या नहीं, दैट इज कॉल्ड ल्यूसिड इंटरवल। क्या? ल्यूसिड इंटरवल। ये भी आता है। अगर आप किसी बंदे को अस्पताल ले आए और आप डॉक्टर को बताए कि भाई ये बंदा जो है ये जब एक्सीडेंट में लग गया
या ये बंदा जब ऊपर छत से गिर गया, ये बंदा डायरेक्ट बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस। लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में इसने फिर से आंखें खोल दी, 2-3 बातें की, उसने कॉन्शियसनेस फिर से गेन कर लिया, लेकिन 5-6 मिनट के बाद दोबारा क्या हो गया? अनकॉन्शियस। अगर दो अनकॉन्शियसनेस के दरमियान बंदा एक दफ़ा क्या हो जाए? कॉन्शियस हो जाए, इस पीरियड को लूसिड इंटरवल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लूसिड। लूसिड इंटरवल इज द कॉन्शियसनेस स्टेट बिटवीन टू अनकॉन्शियसनेस स्टेट। मतलब दो, अगर देखे एक बंदा गिर गया और वो क्या हो गया? बेहोश, तो बेहोशी को कॉन्शियस कहते हैं कि अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस। वो बेहोश हो गया, फिर हम उसको अस्पताल ले जा रहे थे, वो रास्ते में क्या हो गया? होश में आ गया, लेकिन फिर से क्या हो गया? बेहोश। तो अगर ऐसा हिस्ट्री आ जाए कि दो अनकॉन्शियसनेस के दरमियान एक क्या? कॉन्शियसनेस स्टेट, उसको क्या कहते हैं? लूसिड इंटरवल। एंड दिस इज द हॉलमार्क, बगैर सीटी स्कैन, बगैर एमआरआई के अगर हिस्ट्री ये आ गई, इस बंदे की जो ब्लीड हो रही है वो एपिड्यूरल स्पेस में हो रही है। तो लूसिड इंटरवल इज द हॉलमार्क ऑफ विच हीमाटोमा? एपिड्यूरल हीमाटोमा। तो ये एमसीक्यूज हमें भी आता है, इन ईबी एग्जाम में सुन ले कि भाई इफ अ पर्सन गॉट लूसिड इंटरवल, तो आप लोगों को पता चल गया कि कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है? एपिड्यूरल। लूसिड इंटरवल जब भी पेपर में आ जाए, द मोस्ट कॉमनली आर्टरी अगर वो पूछे कौन सी ब्लीड कर रही है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज द कॉमन आर्टरी which bleed in the epidural space in which the patient develop lucid interval, but this artery itself reach to that area bypassing from foramen spinosum। क्लियर है? इसका ये कंसेप्ट है। अब आप लोग का एक सवाल ये भी है कि सर अगर सबड्यूरल हीमाटोमा में बंदा आ जाए तो कौन सा वेन मोस्ट कॉमनली ब्लीड करेगा? इस वेन का कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये एक नहीं होता, ये मल्टीपल वेन्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल। छोटे छोटे वेन्स आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं और इससे क्या होती है? ब्लीडिंग। इसको कहते हैं ब्रिजिंग वेन्स। उसको क्या कहते हैं? ब्रिजिंग वेन। कि ऐसे वेन जो आपस में ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं, उससे अगर थोड़ी थोड़ी ब्लीड हो रही तो वो कौन सी स्पेस में होगी? सबड्यूरल स्पेस में। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल हीमाटोमा। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सबड्यूरल स्पेस इज सबड्यूरल हीमाटोमा। मोस्ट कॉमनली आर्टरी टू बी ब्लीड इन एपिड्यूरल हीमाटोमा इज एमएमए, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और अगर सब ड्यूरल हीमाटोमा में आ जाए, आंसर इज ब्रिजिंग वेन। उसमें क्या होगा? लूसिड इंटरवल इज सीन इन एपिड्यूरल हीमाटोमा बट इट इज नॉट सीन इन सब ड्यूरल हीमाटोमा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एक और एमसीक्यूज याद रखें। अगर एक बंदा है, ये तो हर साल क्वेश्चन आता है, एक बंदा है वो क्रिकेट खेलता है, या एक बंदा वो फुटबॉल खेलता था और जनाब उसको क्रिकेट बॉल लग गई सर में, या जनाब उसको फुटबॉल लग गई सर में, या एक वो स्पेक्टेटर था, तमाशाई था, क्रिकेट खेलता भी नहीं था, तमाशाई तौर में गया था, लेकिन क्रिकेट गेंद या चक्के के हिसाब से उसको हेड के साथ टकरा गया। उस टाइम उसको पेन जरूर हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो पेन क्या हो गया? खत्म हो गया, और वो बंदा जाकर आराम से अपने घर में क्या हो गया? सो गया। सुबह सवेरे जब उसके माँ बाप आए तो वो डेथ था, उसकी डेड हो गई थी। इसका मतलब कि इस बंदे की यहाँ पे जनाब जोर से बाल लगी थी, और उस बाल की वजह से ऐसे स्ट्रक्चर ने ब्लीड किया कि उसकी जो ब्लीडिंग थी वो आहिस्ता आहिस्ता हुई थी, कि जोर से आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जब सो गया तो उसको पता भी नहीं चला, और पूरी रात वो ब्लीडिंग होती रही, और सुबह सवेरे ये क्या था? वो मर गया था। तो ऐसा ब्लीड जो आहिस्ता आहिस्ता हो, वो वेन से होगा कि आर्टरी? तो दैट विल बी सबड्यूरल हीमाटोमा पेशेंट। इसके एमसीक्यूज इस तरह होता है। तो ऐसा बंदा जो बाल हिट होने के बाद डायरेक्टली हम अस्पताल ले जाए, वो एपिड्यूरल हीमाटोमा है, क्योंकि उसमें ब्लीड कहाँ से होगी? आर्टरी से। उसमें टाइम कम लगेगा। लेकिन ऐसा बंदा कि वो क्रिकेट खेलने के दौरान लग जाए तो सही, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसको सिम्टम उस टाइम नहीं होते, लेकिन सोकर सुबह सवेरे वो बिल्कुल उठे ही नहीं, वो मर चुका हो। आंसर विल बी विच हीमाटोमा? सबड्यूरल हीमाटोमा। क्लियर है? दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इसको डिस्कस करेंगे। दिस ऑल होल स्ट्रक्चर आई जस्ट एक्सप्लेन फॉर द पर्पस ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है? तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी, MMA उसको लेके सिंपल मिडल मेनिंजियल आर्टरी। क्लियर है? ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। ओके जी, ये कौन सा फोसा की बात हो रही है? मिडल क्रेनियल फोसा की बात हो रही है जी। अभी तक हमने इसके अंदर कितनी ओपनिंग पढ़ी है? 5, और एक है लास्ट वाला जो छठा ओपनिंग है, दैट इज फोरामेन लेसरम। उसको क्या कहते हैं? फोरामेन लेसरम।
भाई इस टेबल में कमाल है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बंदे से जाकर इंशाल्लाह पूछेंगे सीनियर से, वो कहेंगे यहाँ से 4-5 MCQs आएंगे, ठीक है। इवन के हर एक एग्जाम में फोरामेन लेसरम, इट इज आल्सो वन ऑफ द ओपनिंग इन विच फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा। एक पॉइंट याद रखे, हाँ आ जाए एक बंदा। अगर हम हार्ट से बात करना, आर्च ऑफ एओर्टा की बात करें, इधर देखे सारे, इससे निकलती है CCA कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वो फिर डिवाइड होती है कितने में, 2। इधर देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी जा रही थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 में डिवाइड हो गई, तो एक बाहर की तरफ जाएगी और एक अंदर। जो अंदर की तरफ इस तरह जाती है ना ऊपर, वो ब्रेन तक पहुंचेगी, और जो बाहर है ना वो इस फेस को सप्लाई करेगी। बात समझ आ गई कह रही। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वो मुख्तलिफ ब्रांचेस देकर फेस को सप्लाई करेगी, लेकिन जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो कहाँ पे जाएगी, ब्रेन को सप्लाई करेगी। तो अगर यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किधर जानी है, ब्रेन को जाना है, तो उसने बेस ऑफ द स्कल से जाना होगा कि नहीं, और बेस ऑफ द स्कल से किसी न किसी फोरामेन से गुजरना होगा। तो वो फोरामेन जहां से कौन सी आर्टरी जाएगी, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल, ब्रेन को कौन सी जाएगी, एक्सटर्नल। ब्रेन इज इनसाइड द कैविटी, इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। ये फेस बाहर है कि अंदर है, तो बाहर वाला इलाका बाहर आर्टरी सप्लाई करेगी एक्सटर्नल कैरोटिड, लेकिन जो ब्रेन है अंदर है उसको इंटरनल सप्लाई करेगी। तो ऐसा कैरोटिड आर्टरी जिसने ब्रेन को जाना है उसका नाम क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो उसने यहाँ से ऊपर जाने के लिए किसी फोरामेन को क्रॉस करना होगा कि नहीं, एंड दैट फोरामेन इज फोरामेन लेसरम। तो फोरामेन लेसरम के सामने लेके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से कौन सी आर्टरी जाएगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो आर्टरी जाएगी दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है जी। तो इसका मतलब यह है कि दीज आर द 6 फोरामेन, दीज आर द 6 ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द मिडल क्रेनियल फोसा। क्लियर है। इसके बाद लिखे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, कि भाई लास्ट वन जो ये वाला साफ कर तो ऊपर वाला, ठीक है। इसके बाद जनाब आप लोग लिख ले कि व्हाट इज मेंट बाय, मेहरबानी ये ऊपर वाला सिर्फ, हाँ ये इंटीरियर वाला, मिडल वाला ये लिखते जाएंगे, ये भी खत्म करें, हाँ खत्म करे, इधर से ऊपर ऊपर ये खत्म करे सारा। ओके, हेडिंग दे दे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, सारा खत्म करे। ओके, सारा खत्म करे, बस ऐसा बंदा बस चाहिए हमें, ठीक है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, बस बात है नहीं, सही है, थैंक यू। यहाँ पे लिखे जनाब ओपनिंग, इसमें आप लोगों ने लिखना है कि व्हाट इज द ओपनिंग, और आखिर में लिखे स्ट्रक्चर टू बी पास। किसी को रहता है बताओ मिडल में कि नहीं, कौन सा ओपनिंग रहता है, मतलब एनीवन, मिडल क्रेनियल फोसा के जो ओपनिंग है सारे लिख लिए कि नहीं, हाँ या किसी को रहते हैं, सुन ले। मिडल क्रेनियल फोसा को सामने, मिडल क्रेनियल फोसा के सामने देके पहले था ऑप्टिक कैनाल, बस बात है नहीं। मिडल क्रेनियल फोसा के सामने देके सब बात है नहीं, ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी जाती है। नीचे देखे सुपीरियर ऑर्बिटल ओपनिंग, वहां से ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, एब्ड्यूसर नर्व और ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। इसके नीचे है फोरामेन रूटेंडम, वहां से जाते हैं मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ फिफ्थ नर्व। फिर नीचे है फोरामेन ओवेल, वहां से क्या जाती है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ फिफ्थ नर्व। फिर है फोरामेन स्पाइनोसम, वहां से मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और इसके बाद जो है ना फोरामेन लेसरम, वहां से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाती है। क्लियर है। ओके जी, अब ये कितने ओपनिंग हमने पढ़े, 6, और जो इंटीरियर फोसा था उसमें एक ही ओपनिंग है। अब आते हैं पोस्टीरियर फोसा में 4 ओपनिंग होती है, कितनी, 4 ओपनिंग्स। तो नंबर 1 लिखे फोरामेन मैग्नम, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम, foramen magnum. Foramen magnum is the hole present in the posterior cranial fossa। यहाँ से जनाब जो मेन स्ट्रक्चर पास होती है, नंबर 1 तो लिखे कि ओके, यहाँ से तो एक लिखे वर्टेब्रल आर्टरीज, यहाँ से क्या जाती है, वर्टेब्रल आर्टरीज,
वर्टेब्रल आर्टरीज आर टू, लेफ्ट एंड राइट, पढ़ेंगे आगे डिटेल से। वर्टेब्रल आर्टरीज, देखिए ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, आप लोगों ने एक शायद नाम सुना होगा सर्कल ऑफ वेलस। तो क्या कहते हैं सर्कल ऑफ वेलस? का मतलब यह है कि ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई मिलती है एक फ्रंट से मिलती है और एक बैक से मिलती है, और ऐसा आर्गन जिसको ब्लड सप्लाई दो सोर्सेस से मिले उसको हम डुअल ब्लड सप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डुअल ब्लड सप्लाई। तो ब्रेन को सिंगल सप्लाई है कि डुअल है? एक फ्रंट से है और एक बैक से है। फ्रंट से जो ब्लड सप्लाई है ना ब्रेन को, उसका नाम क्या था? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और जो बैक से ब्रेन को जाएगी वो किसके साथ जाएगी? वर्टेब्रा के साथ। तो उन आर्टरीज का नाम है वर्टेब्रल आर्टरीज। वर्टेब्रल आर्टरीज आर नथिंग बट दीज विल गिव ब्लड टू द ब्रेन फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, ये कहाँ से जाएगी? बैक साइड। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताने लगा हूँ, इधर देखे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड दी फोर ब्रेन। अगर ये क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के साथ बिल्कुल ये जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड, ये फोर ब्रेन है तो ये क्या है? मिड ब्रेन। ये क्या है? मिड ब्रेन। इसके बाद क्या होगा? हाइंड ब्रेन। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखे, जो हाइंड ब्रेन है इसके फिर फर्दर कितनी पार्ट से? तीन है। नंबर वन इज पोन्स, ये क्या है? नाम सुना है कि नहीं? पोन्स। इसके बाद है मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा, ये नाम सुना है? मेडुला ओब्लांगाटा। और आखिर में है सेरेबेलम। इसको क्या कहते हैं? सेरेबेलम। सेरेबेलम ये है, और सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। जो सेरेब्रम है ना वो किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। लेकिन जो सेरेबेलम है वो किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। इधर देखे, अगर ये फोर ब्रेन है और ये क्या है? मिड ब्रेन है, तो इसके साथ अटैच क्या होगा? हाइंड ब्रेन। लेकिन हाइंड ब्रेन कितनी चीजों से बना है? तीन। उनमें से जो वो स्ट्रक्चर मिड ब्रेन को अटैच है हाइंड ब्रेन में दैट इज कॉल्ड पोन्स। वो क्या है? पोन्स है। और फिर पोन्स के साथ जो नीचे स्ट्रक्चर अटैच है दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा। ये क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा। तो कौन सा चीज रह गया? सेरेबेलम। हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते बिकॉज सेरेबेलम लाइज ऑन द बैक साइड ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पे होता है? बैक। अगर हम ब्रेन को सामने से देखेंगे तो हमें सेरेबेलम नजर नहीं आएगा, वो सामने से इस तरह पड़ा है। तो सामने से जो ऊपर पार्ट है ना सेरेबेलम का, वो किसके साथ टच है? मिड ब्रेन। और नीचे आया है किसके साथ टच है? मेडुला। इधर देखे, अगर ये मार्कर है, इसका जो सर है ये मिड ब्रेन है, इसका जो वाइट पोर्शन है ये पोन्स है, और ये क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा है। इस तरह है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका ये फ्रंट है और ये क्या है? बैक। तो बैक साइड से सेरेबेलम इस तरह पड़ा है। तो इसका जो ऊपर पार्ट है वो बैक साइड से किसको टच है? मिड ब्रेन। अगर इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, लेकिन इसकी कनेक्शन किसके साथ है? मिड ब्रेन। और आखिरी पार्ट किसके साथ टच है? मेडुला ओब्लांगेटा। सो विच इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? आंसर इज सेरेबेलम। वो क्या है? वो सेरेबेलम है। इधर एक पॉइंट देखे, ये क्या है? बताए शाबाश। नहीं नहीं, ये मिड ब्रेन। ये क्या है? मिड ब्रेन। सही है। ये क्या है? पोन्स। ये क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा। इसको और जनाब इसको, इन तीनों को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। इन ब्रेन स्टेम से, इन तीनों चीजों से जितनी भी क्रेनियल नर्व है वो निकलती है, वो हम पढ़ेंगे आगे। बात समझ आ गई कि नहीं? दीज आर द ब्रेन स्टेम। अब यहाँ पे मेडुला ओब्लांगेटा में ब्रेन क्या हो जाता है? खत्म। तो क्या स्टार्ट होगा? स्पाइनल कार्ड। अब ये मेडुला ओब्लांगेटा फ्रंट में है या बैक में है? बैक साइड पे है, इधर पे है ना। और नीचे क्या स्टार्ट होगा? स्पाइनल कार्ड। लेकिन मेडुला जहां पे खत्म होता है और वहां से क्या स्टार्ट होता है? स्पाइनल कार्ड। इन दोनों के दरमियान एक होल होता है। क्या होता है? होल। एंड दैट होल इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। इसको क्या कहता है? फोरामेन मैग्नम। सो द होल थ्रू विच मेडुला ओब्लांगेटा इज कनेक्ट विद स्पाइनल कार्ड इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। बात क्लियर है? इधर देखे, इस फोरामेन मैग्नम के जरिए मेडुला ओब्लांगेटा किसके साथ टच है? अब स्पाइनल कार्ड के साथ टच है। मुझे यह बताए, स्पाइनल कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रास या क्रेनियल कैविटी? वर्टेब्रास। तो अगर इधर से एक आर्टरी जा रही है और इधर से एक आर्टरी जा रही है, किसके साथ? वर्टेब्रास के साथ। तो इस आर्टरी का नाम क्या होगा? वर्टेब्रल आर्टरी। और अगर ये आर्टरी ब्रेन को जा रही है तो ये किस फोरामेन से गुजरेगी? इसलिए दीज आर्टरीज आर पास फ्रॉम फोरामेन मैग्नम। इसका मतलब ये है, ठीक है ना? तो फोरामेन मैग्नम आर लाइज ऑन द बैक साइड ऑफ द स्कल। ये कहाँ पे है? तो फोरामेन मैग्नम फ्रंट में है या बैक में? तो फोरामेन मैग्नम किस फोसा का हिस्सा है? आंसर इज पोस्टीरियर, इट इज द बैक साइड। तो देखिए सारा एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है।
तो देखिए फोरामेन मैग्नम है ही बैक में, तो इसका जो फोसा है वो भी क्या होगी, पोस्टीरियर, और ये वर्टेब्रस के साथ साथ में आती है तो इससे जो आर्टरी भी जाएगी वो क्या है, वर्टेब्रल आर्टरीज है। क्लियर है। एक और बात समझ, एमसीक्यूज है, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पेराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल विच बोन लाइज पोस्टीरियरली। अगर ये एमसीक्यूज आ जाए, जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है जिसके अंदर एक ओपनिंग है फोरामेन मैग्नम, ये किस कल बोन के अंदर है, आंसर है ऑक्सीपिटल बोन। ये किसके अंदर है, ऑक्सीपिटल, क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन लाइज ऑन द बैक साइड ऑफ द हेड। यार ये क्लियर है कि नहीं, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों ने जरूर याद रखना है। ब्रेन तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल से न्यूरो फिजियोलॉजी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आदि करवा रहा हूँ ताकि बाद में अगर हम इसका जिक्र करेंगे थोड़े बहुत नाम आप लोगों को पता हो। एक और एमसीक्यूज यहाँ सिर्फ ऐड करें फॉर मी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम इसके बगैर आगे जाए, और इससे आप लोगों को एक सिंपल आंसर और सिंपल एक मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगी कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स, क्या चीज़, मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स मीन यूरिनेशन रिफ्लेक्स, कि जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं और यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें सेंस होता है कि मैंने अब यूरिन जाकर पास करना है, तो इस यूरिन पासिंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मैक्चुरेशन। आपको कौन ये सेंस कराता है कि अभी आपने जाकर यूरिनो पास करना है, कि अदरवाइज अगर आप ना जाए तो भाई यूर ब्लैडर बिकम रप्चर। तो जब ब्लैडर फुल हो जाते हैं यूरिन से तो हमें सेंस दिलाने वाला बंदा ब्रेन के अंदर आंसर रिस्पॉन्स। तो ये भी एमसीक्यूज है कि अगर किसी की पोन्टाइन डैमेज हो जाए या पोन्टाइन हिमोरेज हो जाए या पोन डैमेज हो जाए, उस बंदे से इनवॉलंटरी यूरिनेशन जाती है। सो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इफ इट इज डैमेज देयर विल बी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इनवॉलंटरी, आंसर इज पोन्स। और मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स यूरिनेशन कंट्रोल इज मेड बाय, आंसर इज पोन्स, ये पोन्स कराता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज कंट्रोल बाय फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, बिकॉज पोन इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये भी याद रखें, ठीक है, क्योंकि जी नो तर सेंटर, तर सेंटर मीन प्यास का लगना, एपिटाइट सेंटर मीन हंगर सेंटर मीन भूख लगना, हंगर सेंटर और तर सेंटर, जब हमको ये लगे कि भाई अभी खाना खाना है, जब हमें ये लगे भाई अभी हमने पानी पीना है, these both center collectively lies in the hypothalamus। ये कहाँ पे होते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन। तो हंगर सेंटर और थर्स्ट सेंटर आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन, लेकिन मैक्चुरेशन या यूरिन सेंटर प्रेजेंट इन दी पोन्स विच इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। क्लियर है, ओके जी। अब फोरामेन मैग्नम की हमने बात की, और इसके नीचे आप लोग लिख भी सकते हैं कि थ्रू दिस फोरामेन मेडुला ओब्लांगेटा इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कार्ड, कि इस फोरामेन मैग्नम के जरिए मेडुला ओब्लांगेटा किसके साथ कनेक्ट हुआ है, स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद जनाब नेक्स्ट फोरामेन की तरफ चलते हैं जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर है, एंड दैट इज नोन एज हाइपोग्लोसल ओपनिंग। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लोसल ओपनिंग। अगर किसी एग्जामिनर में ABCD ऑप्शन में लिखा है हाइपोग्लोसल केनाल, फिर भी ठीक है, लकीर के फकीर नहीं बनना है, ठीक है, कि भाई सर ने तो ओपनिंग बता, ओपनिंग केनाल यहाँ पे एक ही बात है, हाइपोग्लोसल ओपनिंग या हाइपोग्लोसल केनाल। यहाँ से जनाब जो स्ट्रक्चर पास होगी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज हाइपोग्लोसल नर्व। यहाँ से क्या जाएगी, हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल वाज लास्ट क्रेनियल नर्व, जो 12th क्रेनियल नर्व है, ये कहाँ से पास होगी, हाइपोग्लोसल केनाल से पास होगी, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लोसल नर्व। इसके सामने एक एमसीक्यू देखे, द प्योर नर्व, द प्योर मोटर नर्व, तो उसका काम सेंसेशन है कि मूवमेंट है। फॉर दी इनर्वेशन या सप्लाई, इनर्वेशन ऑफ टंग मसल्स, ये कहाँ को सप्लाई करती है, टंग मसल्स, मतलब जबान का बाहर निकालना, अंदर खींचना, साइड पे इस तरह करना, वे ऑफ टॉकिंग, ये जुबान की जितनी भी हरकत है ये हम किस नर्व के जरिए करते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व। एंड दिस नर्व इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड द टंग थ्रू हाइपोग्लोसल ओपनिंग। नर्व का नाम हाइपोग्लोसल नर्व है तो उसकी ओपनिंग भी क्या होगी, हाइपोग्लोसल होगी। बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बता रहा हूँ
कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, मतलब हेयर चलो बाद में, या ग्लोसस जिसके साथ आ जाए ग्लोसस, उस टंग को कहते हैं स्टाइलोग्लोसस, पेलाटोग्लोसस, जीनियोग्लोसस। इसका मतलब यह है कि ग्लोसस पे नाम पे जितने मसल है ये सब किसके लिए होंगे? टंग। टंग के अगर 100 मसल है ना, 99 मसल कौन सप्लाई करता है? हाइपोग्लोसल नर्व। एक मसल है टंग में जिसकी सप्लाई हाइपोग्लोसल नर्व के पास नहीं है, वो 10th नर्व के पास है, विच इज वेगस नर्व। ये पॉइंट याद रखें। तो सिर्फ इधर आप लोग एक पॉइंट लेके कि एक मसल है जिसका नाम है पेलाटोग्लोसस। इस मसल का नाम क्या है? पेलाटो। पेलाटो मीन पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। पैलेट और टंग के दरमियान मसल को क्या कहते हैं? पेलाटोग्लोसस। एंड दिस मसल विल बी इनर्वेटेड बाय 10th नर्व, वेगस नर्व। इधर देखे MCQ जो आते हैं ना, एनईबी एग्जाम का फेवरेट, ऑल मसल्स ऑफ द टंग आर प्योरली इनर्वेटेड बाय हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट विच मसल? पेलाटोग्लोसस मसल विच इज इनर्वेटेड बाय 10th नर्व। तो आज के बाद अगर आप लोगों से कोई ये सवाल करे कि जो टंग की मसल है, टंग की जो मसल है जिस पे हम टंग मूवमेंट करते हैं, इसके लिए कितनी नर्व का होना जरूरी है? 2, 10th और 12। ये 12 नर्व है ना, तो कितनी नर्व होनी चाहिए? 10th एंड 12। लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है? 12। 10th नर्व के पास कितनी मसल है? और 99% मसल किसके पास है? हाइपोग्लोसल नर्व। क्लियर है जी? तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने। पेलाटोग्लोसस के कई MCQs आते हैं। तो एक मसल है टंग का वाहिद जिसकी सप्लाई हाइपोग्लोसल की बजाय किसके पास है? वेगस के पास है। नेक्स्ट लिखिए जुगुलर ओपनिंग या जुगुलर फोरामेन। फोरामेन किसको कहते हैं? ओपनिंग। जुगुलर फोरामेन या जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन या जुगुलर ओपनिंग, यहां से जो स्ट्रक्चर पास होती है, नंबर 1 इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। कौन सी नर्व? ग्लॉसोफेरेंजियल कौन सी है? 9th क्रेनियल नर्व। कौन सी है? 9th क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे लेके मैं सिर्फ इस तरह लिखता हूँ, क्रेनियल नर्व नंबर 9, आप लोग नाम उस टेबल से लिखे, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल। और 10th कौन सी है? वेगस। और 11th इज एसेसरी नर्व। वो कौन सी है? एसेसरी। सो दीज 3 नर्व आर पासिंग फ्रॉम विच एरिया? आंसर इज जुगुलर फोरामेन। यहाँ से जुगुलर फोरामेन मेन जो है ना, ये एरिया है। अब आखिर में आते हैं इंटरनल अकोस्टिक मिएटस। इसकी एक और ओपनिंग, इंटरनल अकोस्टिक मिएटस ओपनिंग। अकास्टिक मिएटस, ये आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो मजीद इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो इंटरनल अकोस्टिक मिएटस, ये भी एक मिएटस मीन ओपनिंग को कहते हैं। आप लोग इस टेबल में देखें, सबसे ऊपर वाला ओपनिंग देखें, वहां से क्या पास हुई थी? अल्फैक्टरी नर्व। नीचे ऑप्टिक नर्व। फिर कौन सी है? 3rd नर्व हुई है कि नहीं? 4th हुई है? 5th। इसकी तीनों ब्रांचेस हमने गुजारी है ना 3 जगहों से। 6th हुई है? 7th नहीं हुई है। 8th, 9th हुई है? 10, 11, 12। तो कितनी रह गई है? 7th एंड 8th, वो इस इंटरनल अकास्टिक मिएटस से जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग लेके फेशियल नर्व एंड वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ये दो है ना, फेशियल नर्व एंड वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, इन दोनों की जो ओपनिंग है वो इंटरनल अकास्टिक मिएटस से है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नीचे एक लिखे नोट, द वीकेस्ट cranial fossa which is more prone for fracture। anyone? हमने हमजा कितने फोसस पढ़े हैं? 3, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल एंड पोस्टीरियर। अब के मुताबिक कौन सा फोसा है इन तीनों में से जो सबसे वीक है और उसमें फ्रैक्चर की चांसेस ज्यादा होती है? जो कहते हैं इंटीरियर, रेज योर हैंड, बोल्डली बताए। देखिए पैर से रिपीट करता हूं कि हमने 3 फोसास पढ़े, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। उन तीनों में से वो कौन सा फोसा है जो सबसे क्या है? वीकेस्ट है, जिसमें फ्रैक्चर की चांसेस क्या हो? ज्यादा। तो जो कहते हैं कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा, रेज योर हैंड। लेकिन
आप लोगों में से ऐसा बंदा ना हो जो किसी कैटेगरी में ना आए, गलत बताओ नो प्रॉब्लम, लेकिन बताना जरूर है। इंटीरियर वाले कितने लोग हैं? 2। मिडिल क्रेनियल फोसा 4। पोस्टीरियर आप किधर है वे, किस कैटेगरी में हो? राशिद के साथ है। पेपर में इसके साथ हो जा तो पास हो जाओगे, अभी ना हो जा, ठीक है ना? ओके, द वीकेस्ट क्रेनियल फोसा आउट ऑफ ऑल इज मिडिल क्रेनियल फोसा। वो कौन सा है? मिडिल क्रेनियल फोसा। द रीजन इज, वाई की रीजन ये है, सुन ले, ओपनिंग इन द फर्स्ट फोसा वाज कितने? 1। फोसाज ओपनिंग वाज द मिडिल फोसा, और इसमें जितना ओपनिंग ज्यादा होंगे उतनी डिफेक्ट ज्यादा होंगे, उतनी वो फोसा क्या होगी? वीक। द हाईएस्ट फोरामेन इन द मिडिल फोसा will give the weakest point to the middle cranial fossa. This also one of the thinking MCQs question कि जितना मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर ओपनिंग ज्यादा है उतना वो क्या होगी? वीकेस्ट होगी। तो आप लोग इसका आंसर लेके मिडिल क्रेनियल फोसा। हाँ राशिद, वाई का जवाब मिल गया कि नहीं? मोर फोसास, मोर फोरामेन, मोर फोरामेन या मोर ओपनिंग, इट विल इंडिकेट वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फोसा। अब मोर फोसा, मोर, ये क्या सीन है? ये है, इसको कहते हैं इसकी अपनी एनाटमी, ठीक है ना? ये इंशाल्लाह लिखेंगे, ये एनाटमी भी लिखेंगे, ठीक है? यस, जितने ज़्यादा फोरामेन होंगे उतना वो एरिया वीक होगा। तो मिडिल क्रेनियल फोसा में इंटीरियर पोस्टीरियर की बजाय ज़्यादा ओपनिंग है, इतना वो फोसा ज़्यादा वीक है। क्लियर है? अब इसमें से आप लोग स्टार लगाते जाए। स्टार 1 लगाए, फर्स्ट क्रेब्रिफॉर्म प्लेट, ये क्वेश्चन आता है कि इधर से क्या गुजरेगी? अल्फैक्टरी नर्व। 1 MCQ ये स्टार करे, शाबाश। फिर नेक्स्ट आ जाए, जो स्टार है पहला वाला क्रेब्रिफॉर्म प्लेट जो पहला है। फिर मिडल में जनाब स्टार लगाए फोरामेन रोटेंडम, इससे जनाब मैक्सिलरी ब्रांच जाएगी किस नर्व की? ट्राइजेमिनल नर्व की। फोरामेन रोटेंडम इसको कर दिया। और आ जाए जनाब नेक्स्ट इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस के फेशियल नर्व कहाँ से पास होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। तो मैंने हर एक ओपनिंग में एक MCQs बताए। पहले वाले में क्या है? क्रेब्रिफॉर्म प्लेट, फोरामेन रोटेंडम और अकॉस्टिक मिएटस, ये 3 है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन एग्जामिनर इस टेबल में से कई से क्वेश्चन उठा सकता है। ये सिर्फ आप लोगों को वो पॉइंट बताया जो फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम में, ठीक है जी? और जब इंशाल्लाह मैं एग्जाम में इधर MCQ दूंगा उनमें से ये 3 नहीं आएंगे, इसमें से कुछ और आएंगे, ठीक है ना? तो आप लोगों ने एग्जाम के लिए इसको दिल से पढ़ना है, हर एक फोरामेन को याद रखना है। फिर से 3 चीज़ याद रखें। क्रेब्रिफॉर्म प्लेट इज आस्क्ड इन MCQs के यहाँ से कौन सी नर्व जाएगी? फोरामेन रोटेंडम से क्या जाएगी? और इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस से कौन सी नर्व जाएगी? क्लियर है? तो दीज आर द पॉइंट टू बी रिमेम्बर। अगर इस तरह क्वेश्चन है, एक बंदा है उसको जनाब रोड साइड एक्सीडेंट में स्कल फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद वो बंदा जो है ना फेशियल एक्सप्रेशन जाहिर नहीं कर सकता, और जनाब देयर इज अ लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, सो द मोस्ट लाइकली फोसा टू बी फ्रैक्चर इज ऑन द बैक साइड, द एरिया टू बी डैमेज इज डैश इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। तो आपको एरिया ऑफ डैमेज बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये देखना है कि अगर फेशियल मसल गए तो फेशियल नर्व खराब है, तो पोस्टीरियर फोसा के अंदर कौन सी एरिया खराब होगी? इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस खराब होगी। चलो 10 मिनट सिर्फ ब्रेक करें, फिर क्लास लेते हैं। आज जुम्मा है, ठीक है? ज़्यादा